जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खेलो मैथ्स के साथ में। 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए वीडियोस बनाए हैं। तो बच्चों, मैथ्स के खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो सबसे पहले एक काम कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए, बेल आइकन को टच कर डालिए ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस वीडियोस अपलोड होते ही मिल सकें। वीडियोस पसंद आएंगे लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि नॉलेज वो प्रॉपर्टी है जो कि बांटने से बढ़ती है। दोस्तों, स्वागत है आपका वीडियो नंबर 10 में, चैप्टर नंबर 2 पार्ट 5 कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। तो लास्ट वीडियो में एक प्रॉब्लम मैंने लिखकर छोड़ी थी, आपको दी थी होमवर्क के लिए, क्योंकि इस तरह की एक प्रॉब्लम करवाई जा चुकी है वीडियो नंबर 8 में। वीडियो नंबर 9 के लास्ट में मैंने उसी तरह से सॉल्व होने वाली, उसी मेथड से सॉल्व होने वाली ये प्रॉब्लम बोर्ड पे लिख दी थी। उम्मीद है आप सब लोग सॉल्व कर पाए होंगे। जिन लोगों ने वीडियो नंबर 8 नहीं देखा है, मेरा सजेशन है कि वो इससे पहले वीडियो नंबर 8 देखें, उसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड देखें, लास्ट प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व की गई है। तो इससे होगा ये कि ये प्रॉब्लम आप खुद अपने दिमाग से सॉल्व कर पाएंगे। तो थोड़ा सा आपका दिमाग सोचने लायक बनेगा। सिर्फ सॉल्व किया हुआ देखकर, समझकर, कॉपी करना, इसमें कोई बहुत बड़ी समझदारी की बात नहीं है। तो उसी तरह का जब सवाल करवा दिया गया है तो आप उसको देखिए, समझिए और दिमाग लगाकर खुद सॉल्व कीजिए। और जो लोग वीडियो नंबर 8 और 9 देख चुके हैं वो लोग सॉल्व कर पाए होंगे, और जो लोग नहीं कर पाए उनके लिए ये सॉल्यूशन मैंने कर दिया है, कर रहा हूँ। तो इस प्रॉब्लम को मैं 2 मेथड से सॉल्व करूँगा। एक तो वही जो मैंने करवाया था वीडियो नंबर 8 में लास्ट प्रॉब्लम, एक तो उस मेथड से सॉल्व करूँगा, ठीक है। और एक और मेथड से सॉल्व करूँगा जो कि आपके बुक्स में दिया हुआ है। 2 मेथड से करूँ कि 3 मेथड से करूँ? 3 मेथड से करूँगा। बाल की खाल निकाल डालना चाहता हूं मैं किसी भी सवाल की, और आप भी इसी तरह से बाल की खाल निकालने लायक बन जाएंगे अगर मुझसे पढ़ेंगे तो। देखिए, फर्स्ट मेथड, प्रॉब्लम क्या है? ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली, कंपाउंड इंटरेस्ट विच इज पेबल हाफ ईयरली, एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ ईयर इज ₹270 फॉर अ सर्टेन। इसमें प्रॉब्लम में डिफरेंट क्या होता है इस तरह की प्रॉब्लम में कि हर प्रॉब्लम में तो प्रिंसिपल दिया होता है, हम प्रिंसिपल से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम में प्रिंसिपल ही नहीं दिया, बाकी सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। और हमको फाइनली प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो इसमें दिया क्या है? इसमें दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। ये देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि पेबल है हाफ ईयरली, हाफ ईयर में वो कंपाउंड हो रहा है, ठीक है। 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो है ₹270। अब उसने कहा कि आप फाइंड कीजिए, क्या फाइंड कीजिए? प्रिंसिपल, सर्टेन सम, फाइंड द सम लेंट आउट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों ही केसेस में कितना है? 12%। सिंपल इंटरेस्ट के केस में भी 12% है और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम 12% है। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें क्या कैलकुलेट करना है? प्रिंसिपल हमारे पास नहीं है, ओरिजिनल प्रिंसिपल। अब हमने अपने मेथड से स्टार्ट किया, क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है वो हम पुट अप करके फॉर्मूले में और शुरू हो जाएंगे। हम देखेंगे नहीं शुरू में कि हमें क्या दिया है क्या नहीं, जो दिया है वो फॉर्मूले में पुट अप करेंगे और जो नहीं दिया है उसको एज इट इज रख देंगे। सबसे पहले हमने एज्यूम कर लिया, लेट द ओरिजिनल सम, जो हमें कैलकुलेट करना है, ओरिजिनल सम लेट इक्वल टू P1। ये क्या है? फर्स्ट मेथड, ओके। अब क्या हुआ? 2 पीरियड्स हैं। कौन से पीरियड्स हैं? 6 मंथ्स के 2 पीरियड्स हैं, पहला 6 मंथ, दूसरा 6 मंथ। तो फर्स्ट 6 मंथ में क्या हुआ, मैंने करके सॉल्व करके रख दिया, क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट लूंगा। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, बस डिफरेंट यही है इसमें कि इसमें प्रिंसिपल गिवन नहीं है। तो क्या वो फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप करना वो सब तो सेम है ना, तो फटाफट करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, गिवन क्या क्या है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। 6 मंथ में, फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए R1 रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 12% गिवन है। पीरियड कितना हो गया? 6 मंथ्स, यानी कि हाफ ईयर। क्या नहीं है हमारे पास? P1, प्रिंसिपल नहीं है, वो हमने मान लिया कि लेट द प्रिंसिपल इज P1। अब क्या हुआ हमारा फॉर्मूला? I1 इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। ये हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से। I1 इक्वल टू P1 इंटू R1 इंटू T1 अपॉन 100। तो P1 तो हमारे पास है नहीं, ऐसा कैसे हमने P1 लिख दिया। उसके बाद R1, उसके बाद T1
हाफ टाइम पीरियड कितना है, हाफ ईयर, तो ये हो गया हाफ और नीचे 100/100, ये हमारा फार्मूला। वैल्यूज पुट अप की, इसको थोड़ा सा काटपीट किया, 3p1/50, ये काटपीट तो कर लोगे ना, मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स में करवा चुका हूँ, अभी हर बार मैं काटपीट थोड़ी करता रहूँगा, ये कैलकुलेशन के ऊपर मैं अलग से वीडियो भी ले चुका हूँ। तो यह आ जाएगा 3p1/50। अब ये आ गया हमारा I1, तो हम अमाउंट निकालेंगे। A1 हमारा होता है P1 + I1, यानी कि जो प्रिंसिपल था उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दिया, तो हो गया हमारा अमाउंट पहले पीरियड के बाद, फर्स्ट पीरियड के होता है 6 मंथ्स के फर्स्ट पीरियड के बाद हमारा A1 आ गया, P1 + I1। अब इसकी वैल्यू हमने रख दी, P1 तो P1 है, हमें मालूम ही नहीं, और प्लस I1 की वैल्यू हमने लिखी P1 के फॉर्म में, क्योंकि I1 हमने कैलकुलेट तो किया लेकिन पूरा कैलकुलेट हुआ नहीं। क्यों नहीं कैलकुलेट हुआ, क्योंकि हमारे पास P1 ही नहीं था। तो I1 की वैल्यू तो निकली लेकिन P1 के फॉर्म में निकली, 3p1/50। तो हमने जब A1 हमें निकालना है तो उसमें हम P1 + I1 करना है, तो P1 भी वैसा का वैसे ही, वो भी हमें नहीं मालूम, I1 हमें मालूम है लेकिन P1 के फॉर्म में मालूम है, तो वो भी हमने लिख दिया P1 + 3p1/50, ये हो गया हमारा A1। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, आता है ना एलसीएम लेके करना, 53p1/50, ये हो गया हमारा A1 P1 के फॉर्म में। अब हमारा आ गया सेकंड, अब ये फर्स्ट पीरियड हमारा खत्म हो गया, क्योंकि जब हम अमाउंट तक पहुंच जाते हैं तो हमारा एक पीरियड खत्म हो गया, एक पीरियड की बात खत्म हो गई, क्योंकि अमाउंट से ज्यादा हम और क्या निकालें उसमें। इसके बाद हमारा आ गया सेकंड पीरियड में हम चले जाएंगे, 6 मंथ्स का जो सेकंड पीरियड है उसमें क्या हो गया P2। तो P2 जो प्रिंसिपल है वो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है कि जो फर्स्ट पीरियड का अमाउंट है वही सेकंड पीरियड का प्रिंसिपल बन जाता है। तो P2 हो गया = A1, लेकिन A1 की वैल्यू क्या है, 53p1/50, तो ये रख दिया। R2 हमारा वही है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा इस साल तक वही है, कितना, 12%। T2 क्या है, ये भी हाफ ईयर का पीरियड है, दूसरा 6 मंथ्स है, वो भी हाफ ईयर है, तो ये हो गया हमारा T2 = हाफ ईयर। अब हमारा हो गया, हमने इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया, I2 = P2R2T2/100। तो P2 की वैल्यू क्या है, P1 के फॉर्म में 53p1/50 रख दिया हमने, 53p1/50। ये कैलकुलेशन देखते जाइए, कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई तो गए काम से, बाकी कुछ इसमें है ही नहीं सिवाय कैलकुलेशन के। कैलकुलेशन के मास्टर बन गए तो इन किसी भी इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम में कुछ भी परेशानी आने वाली नहीं है। तो हमने P2 की जगह लिख दिया 53p1/50, तो ये लिख दिया। P2 के बाद क्या आया, R2 की वैल्यू कितनी है, 12, लिख दिया हमने यहाँ पे 12। उसके बाद क्या आया, T2 की वैल्यू कितनी है, हाफ, 1/2, ये लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में बचा हमारा 100, ये रहा 100, ये 50 कहाँ से आया, ये तो इसी की वैल्यू थी ना P2 की, 53p1/50, ये 50 वहां से आया, ये 2 कहाँ से आया, हाफ जो पीरियड था 1/2, ये वाला 2 है। कुछ बच्चे क्या करते थे कि लिखने का तरीका भी बहुत सारे बच्चों को ये आता नहीं है, जो कि उस तरह की मिस्टेक होनी नहीं चाहिए, वो बहुत बड़ी मिस्टेक है। कुछ लोग क्या करते हैं, ये लिख देते हैं वैल्यूज, 1/2 भी लिख दिया, ये /50 भी लिख दिया, इधर /100 भी लिख दिया, ये इधर मल्टीप्लिकेशन के साइन लगाए नहीं। अरे ये मल्टीप्लिकेशन आएगा ना, जिस तरह से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे के सारे, उसी तरह से डिनोमिनेटर सारे आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना। यहाँ अगर मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा ना, तो पूरा ये माना जाएगा ना कि 501002, ये थोड़ी हमारी वैल्यू कितनी, 5,01,002, ये थोड़ी हमारी वैल्यू, हमारी 50 × 100 × 2, तो ये बीच में ये मल्टीप्लिकेशन के साइन जरूरी हैं। इसको काट पीट के हम सॉल्व करेंगे, हमारा ये आ जाएगा 53 × 3p1/2500, 2500। ये देखिए हमने 53 × 3 ऐसे लिख के छोड़ दिया मैंने, आप चाहें तो इसको कैलकुलेट करके 53 × 3 कितना होता है, 159, तो 159 आप चाहें तो लिख सकते हैं। मैंने नहीं लिखा, इसकी कुछ वजह है, क्योंकि मुझे मालूम है आगे चल के ये कैंसिल होने वाले हैं, इसलिए जरा छोटे छोटे रहेंगे तो अच्छा है, उसको मल्टीप्लाई करके बिना वक्त के बड़ा क्यों करें, ठीक है ना। तो मुझे मालूम है, इसलिए मैंने 53 × 3p1 ऐसा ही लिखा हुआ छोड़ दिया। कैलकुलेशन तो अभी हमारी आगे बाकी है ना, तो इसके आगे चलेंगे। A2 अमाउंट जो हो गया सेकेंड पीरियड के बाद, वो बन गया हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो ये हो गया P2 + I2, सेकेंड पीरियड का इंटरेस्ट। तो सेकेंड पीरियड का इंटरेस्ट हमने अभी कैलकुलेट किया है, और P2 हमें मालूम नहीं, लेकिन P2 हमें मालूम है क्या, P1 के फॉर्म में, कहाँ पे, P2 = 53p1/50, वैल्यू रख दी 53p1/50, ठीक है। उसके बाद I2 आ गया हमारा, ये जो हमने अभी कैलकुलेट किया था 53 × 3p1/2500, ये लिख दिया 53 × 3p1/2500, इन दोनों को प्लस करना है, यहाँ लगाएंगे प्लस का साइन, कहीं यहाँ ऊपर नीचे इधर उधर नहीं लगा देना है। ये जो अपॉन की लाइन है इसके ठीक
बीच में इसके ठीक सामने लगाएंगे प्लस का साइन। अब हमने देखिए मैं जानबूझ के मैंने इस तरह की कैलकुलेशन किया ताकि आपको ये आदतें पड़े, इस तरह की कैलकुलेशन की भी आदत पड़े आपको। क्या यहाँ पे ले लिया मैंने, मैंने किस तरह से कैलकुलेट किया है, आप चाहे तो किसी और तरीके से कर सकते हैं एलसीएम वगैरह लेके। मैंने किया है कैसे, 53p1/50 को मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया। कैसे, यहाँ पे 53p1/50 है, यहाँ पे भी है ना, ये दो टर्म्स है, एक ये टर्म है, जब प्लस का साइन बीच में जाता है तो टर्म चेंज हो जाता है। ये एक टर्म है प्लस के साइन के इधर, प्लस के साइन के उधर दूसरा टर्म है। दोनों टर्म्स में क्या क्या कॉमन है वो हमने कॉमन ले लिया। क्या क्या कॉमन है, न्यूमरेटर में क्या कॉमन है और डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है। 53 इधर भी है इधर भी है न्यूमरेटर में। अभी आपको समझ में आया होगा शायद कि मैंने ये 53 × 3 क्यों लिखा हुआ छोड़ दिया था। 159 अगर मैं मल्टीप्लाई करके लिख देता तो थोड़ा सा समझने में, दिमाग में क्लिक होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता था कि इसका फैक्टर 53 है कि नहीं, जबकि 53 × 3 करके वो 159 आया है। थोड़ी देर में आप उसको भूल भी सकते हैं कि ये जो 159 लिखा हुआ है वो उसका एक फैक्टर 53 है। तो हमें 53 कॉमन लेना था, इसलिए हमने क्या किया, ये 53 × 3 वैसा का वैसे ही लिखा हुआ छोड़िए ताकि वो क्लियर कट दिखाई दे कि यहाँ पे 53 है और यहाँ पे भी 53 है। तो ये कॉमन हो गया, 53 दोनों जगह कॉमन है। P1 और P1 दोनों जगह कॉमन है, ये दोनों तो कॉमन है न्यूमरेटर में, और इधर जो 3 है वो इधर नहीं है इसलिए वो कॉमन नहीं है। और क्या कॉमन है, ये 50 कॉमन है, 50 इधर भी है और 50 इधर भी है। कहाँ इधर 50 है ना, 50 इधर। ये क्या है 2500, 2500 का मतलब क्या हुआ 50 × 50। और ये हम चाहते थे कि यहाँ भी 50 × 50 करके 2500 आएगा हमारा। हम चाहते थे यहाँ जिस तरह हमने 53 × 3 लिखा हुआ छोड़ दिया था उसी तरह से हम डिनोमिनेटर में 50 × 50 भी लिखा हुआ छोड़ सकते थे। ठीक है, तो एक 50 ये और एक इसकी कैलकुलेशन, इसकी वैल्यू क्या आ गई 3/50। तो वो 3/50 हमें ऐसा का ऐसे ही लिखा हुआ छोड़ सकते थे चाहते तो। 2500 लिख दिया तब भी कोई बात नहीं है। ठीक है, अब ये यहाँ पे हमें हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ये जो 2500 है इसका एक फैक्टर 50 है, इसलिए 50 कॉमन आ जाएगा। तो क्या क्या कॉमन आया, 53p1 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कॉमन आ गया 50। तो ये हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया 53p1/50। ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचा, जो पहला टर्म था वो तो पूरा का पूरा बाहर आ गया, आगे कि नहीं 53p1/50, 53p1/50 अंदर बचा। जब पूरा का पूरा जब हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, जीरो थोड़ी बचा है। कॉमन लेने का मतलब है कि अंदर वाले टर्म को हमने उससे डिवाइड कर दिया जो हमने कॉमन लिया है। तो अंदर क्या बचा, डिवाइड करने पर जीरो नहीं बचता है, जिस नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो बचता है 1। तो ये जब हमने पूरा का पूरा कॉमन ले लिया तो बचा हमारा 1 और प्लस, कहाँ प्लस, ये वाला प्लस, क्या गया प्लस, उसके बाद 3/50। कैसे 3/50, ये 53 कॉमन आ गया, P1 कॉमन आ गया, इसमें से 50 कॉमन आ गया, बचा क्या, ये वाला 3 बचा। इन दो जो 50 × 50 थे उसमें से एक कॉमन आ गया और दूसरा वाला जो 50 है वो बचा, वो हमने लिख दिया 3/50। अब इसको हमने कैलकुलेट कर लिया A2 को, क्या 53p1, ये एलसीएम ले लेगी, ये ऐसा कैसे 53p1/50, 53p1/50 और ये एलसीएम लिया। ये कैलकुलेशन मैं हर बार नहीं समझाऊंगा अभी, देखिए बहुत हो गई कैलकुलेशन। कैलकुलेशन पर मैंने अच्छा खासा जोर दिया है कि बच्चे अभी भी कैलकुलेशन में अटकते हैं, इसलिए कैलकुलेशन के ऊपर मैं अलग से वीडियो भी ले चुका हूँ। लेकिन ये मेरे इस तरह से लेक्चर्स बहुत लंबे भी हो रहे हैं और क्या हो रहा है फिर इतने लंबे वीडियो देखने का मन भी नहीं करता है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा वीडियोस में सिलेबस कंप्लीट होगा। तो मैं हर बार ये कैलकुलेशंस कर करके नहीं दिखाऊंगा, तो ये आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस में आ जाइए। ये हो गए 53p1/50, ये था, ये जो ब्रैकेट के अंदर था 1 + 3/50, इसको हमने इस तरह से एलसीएम लेके आ गया 53/50। ठीक है, तो ये भी 53, वो भी इधर भी 53, तो ये हो गया 53 × 53 × P1, 53 × 53 × P1 न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर क्या हो गया 50 × 50, 50 × 50। इसको हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं कर रहे, क्यों, रीजन वही, क्योंकि मुझे मालूम है ना ये आगे चल के कटने वटने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखिए अब ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया, A2 - P1। सबसे पहले वाला प्रिंसिपल फाइनल अमाउंट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बन जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो CI = A2 - P1। तो P1 तो अभी तक वही है जो चलता आ रहा है, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है और अभी तक हमें P1 मालूम नहीं है, मालूम होता तो सॉल्व ही नहीं हो जाता। तो P1 ही तो हमें कैलकुलेट करना है। A2 - P1, A2 कहाँ तक पहुँचा था 53 × 53 × P1/50 × 50। तो ये लिख दी हमने A2 की वैल्यू 53 × 53 × P1/50 × 50 माइनस क्यों, ये रहा माइनस A2 के बाद माइनस P1, तो A2 - P1। अभी P1 ऐसे क्योंकि P1 तो P1 है, अभी तक ये अननोन है,
इसके बाद हमने इसको फिर से एलसीएम लेके, जैसा हमने उधर एलसीएम लिया था, आपको एलसीएम लेना आता ही है, तो उस तरह से हमने 50 इंटू 50 एलसीएम लिया, ये आ गया 50 इंटू 50 एलसीएम। और न्यूमरेटर में क्या आया 53 इंटू 53 इंटू P1, इधर क्या है 53 इंटू 53 इंटू P1 आ गया कि नहीं। और उसके बाद इसमें से क्या आया 50 इंटू 50 इंटू P1 आया कि नहीं। जब हम ये एलसीएम हमने लिया है तो हम ये P1 के नीचे क्या था 1 से डिवाइड किया एलसीएम को, 1 से डिवाइड किया 50 इंटू 50 को, तो आया 50 इंटू 50। अब 50 इंटू 50 को हमने मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर को, ऐसे करते ना, 50 इंटू 50 से मल्टीप्लाई किया P1 को, तो आ गया 50 इंटू 50 इंटू P1, ठीक है। तो ये आ गई हमारी वैल्यू। तो इस तरह से हमने अब P1 कॉमन ले लिया। P1 हम चाहते तो यहाँ पर भी कॉमन ले सकते थे, लेकिन थोड़ा सा आपको कुछ बच्चों को मुश्किल हो सकता था, इसलिए हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में कॉमन लिया, P1 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा हमारा 53 इंटू 53 माइनस 50 इंटू 50। अभी आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा कैसे क्यों लिखा हो, छोड़ा है, इसके आगे वैल्यू लिख दूँ इसकी। डिनोमिनेटर हो गया 50 इंटू 50, इसको कैलकुलेट करके आएगा 309। कैसे करेंगे आप कैलकुलेट, ऐसे करेंगे ना, 53 इंटू 53 करेंगे पहले, फिर क्या करेंगे 50 इंटू 50 करेंगे। चलो 50 इंटू 50 आपको मालूम है 2500 होता है, तो 53 इंटू 53 में से माइनस करेंगे आप 50 इंटू 50, फिर जो आएगा वो लिखेंगे, उसके बाद इंटू P1 लिखेंगे और अपॉन 50 इंटू 50 लिखेंगे। मैंने इतनी जल्दी बता दिया कि इसकी वैल्यू आएगी 309। देख के रखा था, देख के नहीं रखा था, देख के तो रखा ही था, लेकिन उससे पहले भी जब मैंने पहली बार कैलकुलेट किया था तब भी ऐसे ही कैलकुलेट किया था। देखिए, जब आप कैलकुलेशन की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर देते हैं ना, जब आप नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेशन की आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। जब प्रैक्टिस हो जाती है तो किसी भी जगह पे किसी भी तरह की फॉर्म आती है, किस किस तरह की फॉर्म लग सकती है, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में क्लिक होता है। यहाँ पे कौन सी फॉर्म आपके दिमाग में क्लिक हो रही है कि नहीं। और फॉर्म जब लग रही है तो फॉर्म लगने से अगर कैलकुलेशन इजी हो रही होगी तो हम फॉर्म लगाएंगे, वरना छोड़ देंगे। यहाँ पे फॉर्म लगने से हमारी कैलकुलेशन इजी हो रही है। एक्चुअली फॉर्म लगने से मोस्टली कैलकुलेशंस इजी ही होती हैं, इसीलिए तो वो फॉर्म्स बनाई गई हैं। तो 53 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर, यही है ना, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग गया ना यार। तो 53 माइनस 50 इंटू 53 प्लस 50, 53 माइनस 50 होता है 3, और 53 प्लस 50 होता है 103। 103 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 309। कितनी आसानी से आ गया। आप करेंगे पहले 53 का स्क्वायर, 53 को 53 से मल्टीप्लाई करेंगे बैठ के, 53 3 से इतने इतने, उसके बाद चलो मान लो 50 का स्क्वायर तो मालूम है, उसके बाद फिर उसको माइनस करने बैठेंगे। लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन की अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाएगा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, फटाक से आप दिमाग में ही कैलकुलेट करके रख देंगे। तो इस तरह की प्रैक्टिस कीजिए। अभी ये पेज तो खत्म हो गया, लेते हैं इसके आगे फ्रेश बोर्ड पे। अब देखिए ये आ गया था कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 53 इंटू 53 माइनस 50 इंटू 50 को हमने कैसे सॉल्व किया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म लगा के सॉल्व किया। आगे हमारा क्या लिखा ही नहीं, तो चलो लिख देते हैं 309 अपॉन, देखो ये हो गया 309 P1 अपॉन हमारा आ गया कितना, नीचे जो है वो है वैसा का वैसे ही, डिनोमिनेटर वैसा का वैसे ही 50 इंटू 50। ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन इसमें एक अननोन है, वो है P1, तो हम इसको डाल देंगे इक्वेशन 1। अब हमें कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि हम देखते हुए चलते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। हमें गिवन है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, अब हम सिंपल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करेंगे, ताकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस के हिसाब से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा, सिंपल इंटरेस्ट में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो उतना ही है, फॉर्मूला भी हमारा वही है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P कितना है, P तो वही है क्या, P1 मालूम ही नहीं, ये तो है जब मालूम नहीं, तो P1 इंटू आर 12 इंटू टी। अब देखो हम टी हाफ हाफ ले रहे थे, यहाँ पे हम सीधे T1 ले लेंगे। 1 ईयर की बात हो रही है, ठीक है, तो 1 ईयर की बात हो रही है। तो सिंपल इंटरेस्ट की खास बात क्या है कि ये कभी चेंज तो होता नहीं है, चेंज मतलब उसकी वैल्यू चेंज होती है, उसका रेट चेंज नहीं होता, तो प्रिंसिपल उसमें हमेशा सेम रहता है, इसलिए सारे पीरियड्स का हम एक ही बार में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2 पीरियड्स हैं आधे आधे साल के, तो दोनों मिलाकर 1 साल हो गया, तो डायरेक्ट हमने टाइम लिख दिया इसमें 1 ईयर। हम हाफ ईयर का कैलकुलेट करेंगे, फिर हाफ ईयर का कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे, तब भी वही आएगा।
सिंपल इंटरेस्ट के केस में चेंज नहीं होता। अगर हम अलग अलग पीरियड का कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट और फिर ऐड करेंगे तब भी वही आएगा। एक साथ सारे पीरियड्स का हम एक ही बार में कैलकुलेट कर देंगे तब भी वही आएगा। तो ये आ गया हमारा, इसको हमने थोड़ा सा काट पीट कर दिया तो क्या हो गया हमारा, 4 से काट दिया। तो ये 4 से कट रहा है लेकिन मैं इसको 2 से काट रहा हूँ। क्यों काट रहा हूँ, मैं कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करता रहता हूँ। देखिए 2 से ही काट रहा हूँ, तो 2 से काटा इसको तो ये हो गया 6p1 अपॉन 50। अभी समझ में आ गया, 50 को देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने 2 से क्यों काटा। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। देखिए इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। अब हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस कर देंगे। डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट, दोनों टाइप के इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस किया, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस की। यहाँ पे आप लिख देंगे, हर बात में मैं लिखता नहीं रहूंगा, यहाँ पे लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 2 को हमने सब्ट्रैक्ट किया किसमें से, 1 में से। तो LHS में क्या आया, CI माइनस SI। RHS में क्या आया, दिस मच माइनस दिस मच। तो ये है अपना 309। तो हमने 4 से कट रहा था फिर भी 2 से क्यों काटा था, ताकि नीचे 50 रहे। ये 50 50 50 देख के हमारी लाट टपक रही है, क्योंकि हम इसको अभी कॉमन लेंगे। क्या क्या कॉमन आ गया अब इसमें से, ये 3 था, इसको भी हम 3 इंटू, देखिए 103 इंटू 3 लिख के छोड़ देते तब भी अच्छा रहता, क्योंकि हमें वो बाद में 3 कॉमन लेना है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसलिए 3 कॉमन आ रहा है। P1 कॉमन आ रहा है, 50 कॉमन आ रहा है डिनोमिनेटर में। तो ये हो गया 3p1 अपॉन 50। ये कैलकुलेशंस में बार बार, यार मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूँ कैलकुलेशन पे, आप लोग कैलकुलेशन में अटके ना इसलिए। तो इस चक्कर में क्या होता है, वीडियोस लंबे हो जाते हैं। अब मैं क्या हमेशा कैलकुलेशंस में नहीं उलझा रहूंगा। जो लोग कैलकुलेशन में अटक रहे हैं, अब मैं डायरेक्ट बोल दिया करूंगा, वो मेरे शुरू के 5 वीडियोस देखें, 5-6 वीडियोस। उसके बाद मेरे उसमें कैलकुलेशन के ऊपर भी मैंने वीडियो दे रखा है। बार बार कैलकुलेशंस में ही अटकता रहूंगा, कर करके दिखाता रहूंगा। तो ABCD पर बीच बार बार पढ़ते रहेंगे तो पता चलेगा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर इतने लंबे लंबे वीडियोस में कुछ फिर मजा आना कम हो जाएगा। जो बच्चे परफेक्ट हो चुके हैं कैलकुलेशंस में वो बोर होने लग जाएंगे, और जो लोग कमजोर रह गए हैं कैलकुलेशन में वो शुरू के वीडियोस देख लें। वैसे तो कमजोर रहना नहीं चाहिए। 3p1 अपॉन 50 हो गया, तो 3 कॉमन लिया, 3 इसमें से कॉमन लिया। ये क्या था, 103 इंटू 3। तो जब इसमें से 3 कॉमन ले लिया बचा 103। P1 था, P1 आगे बाहर, इसलिए P1 इसमें नहीं बचा। डिनोमिनेटर में क्या बचा, 50 इंटू 50 में से 50 कॉमन ले लिया तो डिनोमिनेटर में बचा 50। ठीक है, अब माइनस, ये वाला माइनस, और इसके बाद इसमें से क्या क्या आ गया बाहर, 6 में से 3 बाहर आ गया। तो 6 मतलब क्या हो गया, 3 + 3 नहीं, 6 मतलब हो गया 3 इंटू 2। 3 इंटू 2 में से 3 बाहर आ गया, बचा 2। P1 बाहर आ गया तो P1 नहीं बचा। नीचे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 50 तो बाहर आ गया। तो इसको 2 सिर्फ ऐसे लिख देंगे, डिनोमिनेटर लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे अपॉन का साइन लगाने की भी जरूरत नहीं है। ये बचा हमारा 2। अब देखिए यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देता हूँ, किसकी वैल्यू, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है। अब प्रॉब्लम पढ़ेंगे उसमें गिवन है क्या, 270। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है 270, यही लिख देंगे। ये LHS, ये RHS। अब LHS में इसकी जगह क्या आ गया, CI माइनस SI की जगह 270। RHS हम कैलकुलेट कर ही रहे हैं, तो ये 270 ऐसा कैसे हमने यहाँ पे कॉपी किया। और यहाँ पे क्या हुआ हमारा, RHS में क्या हुआ, 3p1 अपॉन 50 इंटू 50। ये फिर से इंटू 50 कहाँ से आ गया। अब आप सोच रहे हैं, तो कहाँ से आ गया ये 50 इंटू 50, ये तो 50 था। अब देखिए ये 50 इंटू 50 ऐसे आ गया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पे जब हम LCM लेंगे 50 LCM आएगा कि नहीं, तो ये 50 जब LCM आएगा बाद में नेक्स्ट स्टेप में वो बाहर आने वाला है इसके साथ 50 इंटू 50। तो मैंने पहले 50 इंटू 50 लिख दिया। LCM लेने के बाद अंदर क्या हुआ, 103, ये तो 103 रहेगा, माइनस 50 इंटू 2 हो जाएगा कि नहीं, इतना तो आता है आपको। तो 50 इंटू 2 हो गया, ये हो गया 100। 103 माइनस 100 कितना हो गया, 3। 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9। अब हम ये रहा LHS, ये रहा RHS, फिर से लिखता हूँ 270, वरना आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि अब हम इधर का उधर करने वाले हैं। अब हम देखिए एक बार मैं एक स्टेप और खर्च करता हूँ। देखिए चलिए आपके लिए एक बार इस चीज को डायरेक्ट लिखा जा सकता है, मैं एक और स्टेप उसमें खर्च करता हूँ। ये खर्च कर दिया मैंने स्टेप, क्या किया, पूरे LHS की जगह RHS कर दिया, RHS की जगह LHS कर दिया, पूरा उलट पुलट कर दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अदरवाइज मैं डायरेक्ट करने वाला था क्या, P1 इक्वल टू, क्या करने वाला था, ये चीज, ये स्टेप में डायरेक्ट लिखने वाला था। P1 इक्वल टू 270 इंटू 50 इंटू 50 अपॉन 9।
9 3 27 आ जाएगा ये 30 इंटू 50 तो 50 इंटू 50 होता है 2500, ये हो गया 75,000। हो गया। किस तरह से कैलकुलेट किया हमने? वीडियो नंबर 8 में लास्ट प्रॉब्लम भी इसी तरह से सॉल्व हुई थी, लेकिन अब हम इस प्रॉब्लम को एक और मेथड से सॉल्व करेंगे। इसमें हमने क्या किया है, P1 को लेते हुए चले, जो हमारा अननोन था स्टार्टिंग से लेते हुए चले। कैलकुलेशन में लगातार हमने हर चीज की वैल्यू P1 के फॉर्म में निकाली, और लास्ट में हमने फिर जो अननोन हमारा चलते आ रहा था वो ये डिफरेंस गिवन होने की वजह से, CI माइनस SI गिवन होने की वजह से अननोन हमारा फिर सिर्फ एक रह गया P1। तो इधर का उधर करने के बाद हमने ये P1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा सेकेंड मेथड से, जो कि आप लोगों की बुक्स में दिया हुआ है। इससे बहुत इजी है वो मेथड। अच्छा, वो इससे इजी होने के बाद भी ये मैं अलग मेथड क्यों लेता हूँ? ये अलग मेथड सिखाए चले जा रहा हूँ, और इजी मेथड हमारे पास मौजूद है, फिर भी मैं अलग मेथड सिखा रहा हूँ, जो कि उससे जो बुक में दिया हुआ है, जो सिलेबस में दिया हुआ है, उससे जो कठिन है वो सिखाया चला जा रहा हूँ। देखिए, ये बच्चों वाली चीज़ है, वो जो बुक में दी हुई है ना, वो बच्चों के हिसाब से समझाने की कोशिश की है कि बुक वाले ने समझाया कि तो सबको इजीली समझ में आ जाए। चलिए, उसका भी कारण बताऊंगा, मैं पहले लिख देता हूँ उसको। ओके, चलिए, सेकेंड मेथड ईजियर, दिस इज द ईजियर वन। लेकिन ये कठिन था क्या? ये कठिन था क्या? इतना ही कठिन था क्या? ये कठिन नहीं है, ये ईजियर है। इसका मतलब ये कठिन नहीं है। इसमें जो कुछ भी किया आपको बहुत कठिन लगा क्या? इसमें सिर्फ एक ही क्या डिफरेंट चीज थी कि हम P1 को लेते हुए चल रहे थे, अननोन को लेते हुए चल रहे थे। इसमें हमने क्या किया है, अननोन ना लेकर हमने एज्यूम कर लिया क्या सेकंड मेथड में, कि एज्यूम द ओरिजिनल सम लेंथ इक्वल टू 100 रुपीज। एज्यूम तो इसमें भी किया था, लेकिन इसमें क्या एज्यूम किया था, अननोन को अननोन के रूप में एज्यूम किया था। उसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं थी, तो P1 लेकर चले थे। इसमें हमें वैल्यू मालूम नहीं है, तो हमने एक वैल्यू मान ली, एक इजी वैल्यू ले ली। तो 100 बड़ी इजी सी फिगर है, तो हमने 100 ले ली, कि हमने मान लिया कि 100। अब आप बोलेंगे कि 100 जब मान लिया तो ये तो आंसर हो गया। अरे माना हुआ थोड़ी आंसर हो गया। देखिए, माना क्यों है ये आपको आगे चल के पता चलेगा। हमने एज्यूम कर लिया ओरिजिनल सम लेंथ इक्वल टू 100 रुपीज। अब 100 रुपीज के हिसाब से हमारी सारी की कैलकुलेशन स्टार्ट हुई। फर्स्ट 6 मंथ्स में, मैं फास्ट ले रहा हूँ इसलिए मैंने पहले पूरा का पूरा करके रख दिया है। तो फर्स्ट 6 मंथ्स में क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम है, T1 कितना हो गया 100, जो कि हमने एज्यूम किया है, और T1 हमारा हाफ ईयर। अब I1 हमने कैलकुलेट कर लिया, 100 इंटू 12 इंटू 1/2, नीचे डिनोमीटर में 100। ये आ गई हमारा काट पीट की वैल्यू, 100 से 100 कर गया, ये आ गई 6 रुपीज। 6 रुपीज हो गया इंटरेस्ट पहले पीरियड का। अमाउंट हो गया 6 रुपीज प्लस प्रिंसिपल जो हमने एज्यूम किया था 100 प्लस 6, तो ये हो गया 106। ये हो गया अमाउंट हमारे फर्स्ट पीरियड का A1। अब क्या हुआ हमारा सेकंड पीरियड में, सेकंड हाफ ईयर, तो ये हमारा हो गया P2 इक्वल टू A1। जो ये वाला जो A1 था, मालूम है कोई नई बात नहीं है, तो 106। ये एज्यूम किए हुए 100 के हिसाब से चलता हुआ आ रहा है ये सॉल्यूशन, ठीक है। तो 106 हमारा P2 आ गया है, सेकंड पीरियड का प्रिंसिपल। अब इसके हिसाब से हमने कैलकुलेट किया इंटरेस्ट सेकंड पीरियड का, वो आ गया 106 इंटू 12 इंटू हाफ अपॉन 100 इक्वल टू हमारा आ गया ये 159/25 रुपीज। ये हो गया हमारा I2। अब हमने निकाला A2 में हमें क्या करेंगे, P2 प्लस I2। तो P2 था क्या 106, I2 था क्या 159/25। तो ये हमने दोनों को ऐड किया एलसीएम लेके, 53 इंटू 53/25, ये हमारा आ गया। ये अब मैं करके थोड़ी दिखाऊंगा, बार बार करके दिखाता हूँ, एलसीएम लेके आप कर लीजिए इसको, ठीक है। तो अब हमारा जो अमाउंट आ गया, अब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि जो फाइनल अमाउंट है लास्ट पीरियड के बाद, जो फाइनल अमाउंट बनता है उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं ओरिजिनल प्रिंसिपल। तो A2 माइनस P1, A2 क्या है इतना पूरा, अभी हमने इसको भी वही किया कि अभी कैलकुलेट नहीं किया, माइनस P1 क्या है 100 ओरिजिनल जो हमने एज्यूम किया है। तो ये माइनस करने के बाद हमारा आ गया 53 इंटू 53 माइनस 300। ये एलसीएम लेके मैं करके नहीं दिखाऊंगा, अभी मैंने करके रख दिया, 309/25 आएगा। ये कैलकुलेट करके देख लीजिए, 309/25। अब क्या हुआ हमारा, ये तो हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 100 रुपीज प्रिंसिपल के हिसाब से। अब ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट भी हम उसी हिसाब से कैलकुलेट करेंगे 100 रुपीज के ऊपर। 100 रुपीज क्या था हमारा प्रिंसिपल, जो कि हमने एज्यूम किया था 100 इंटू 12 इंटू 1। क्यों, पूरे एक साल का हमारा सिंपल इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा, इसलिए हम पूरे एक साल का एक बार में कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने हाफ हाफ करके दो बार नहीं किया जैसे पहले वाले मेथड में किया था, एक ही बार में हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। 100 इंटू 12/100, ये हो गया
12 रुपीज, ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके आगे हम क्या करेंगे, फ्रेश पेज लेंगे और क्या करेंगे। अब हमने क्या किया, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकाल लिया। वो डिफरेंस तो हमें निकालना ही है, तो दोनों तरह के इंटरेस्ट का डिफरेंस आ गया हमारा 309/25। ये क्या था हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, इधर कैलकुलेट किया था, और सिंपल इंटरेस्ट 12 रुपीज, दोनों का डिफरेंस हमने ये कैलकुलेशन की, और ये हो गया हमारा 9/25 रुपीज। ये हो गया डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। कब हो गया ये डिफरेंस इतना, ये डिफरेंस तब हो गया उतना कि जब हमने प्रिंसिपल एज्यूम किया था 100 रुपीज। अब देखिए क्या करेंगे हम, 100 रुपीज हमने इसमें एक इजी फिगर एज्यूम कर ली थी ताकि हमारी कैलकुलेशंस इजी हो जाएं। अब इजी करने के बाद हम उसका करेंगे क्या, वो इजी करके उसका आंसर थोड़ी हो जाएगा, उसके हिसाब से फिर हम आंसर अपना कैलकुलेट करेंगे। कैसे, ये हो गया हमारा डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट 9/25, 100 रुपीज प्रिंसिपल के हिसाब से। तो फिर हमने अब कैलकुलेट किया फॉर 9/25 रुपीज डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट, द प्रिंसिपल वॉज 100 रुपीज। तो फिर सिंस और देयरफॉर के प्रॉब्लम्स कई बार आपने सॉल्व किए हैं 7th में भी 8th में भी। तो फिर जब 9/25 रुपीज डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट पर प्रिंसिपल 100 रुपीज था, तो फिर 270 गिवन है ना हमारे प्रॉब्लम में, दोनों तरह के इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो 270 डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट पर प्रिंसिपल कितना होगा, 100 को हमने डिवाइड कर दिया 9/25 से और मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 270 से। मालूम है ना कि इतने पर इतना तो इतने पर कितना, सिंस एंड देयरफॉर के प्रॉब्लम्स, रेशियो वाली प्रॉब्लम्स तो हम कई बार सॉल्व कर चुके हैं। तो इस तरह से हमारी ये वैल्यू कितनी आ गई, 100/9/25 इंटू 270। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 25 ऊपर जाएगा, काट पीट के हमारा आंसर आ जाएगा 75,000। ये मेथड इजियर इसलिए है क्योंकि सिर्फ इसलिए, इसमें और हमारे वाले मेथड में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि हमने P1 एज्यूम किया था और यहाँ पर हमने क्या किया है कि 100 रुपीज एक इजी वैल्यू एज्यूम कर ली ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए। फिर बाद में हमने ये 100 के हिसाब से जो डिफरेंस आया वो इतना आया इंटरेस्ट का। अब हमें जो इंटरेस्ट का डिफरेंस गिवन है वो 270 है, वो कितने प्रिंसिपल के ऊपर होगा वो हमने इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। अब मैं जो थर्ड मेथड लूंगा, तुरंत फटाफट थर्ड मेथड लूंगा, वो थर्ड मेथड भी कोई अलग मेथड नहीं है, वो जो सेकंड मेथड है वही थर्ड मेथड है, बस कैलकुलेशन करने का तरीका थोड़ा सा चेंज है, बाकी कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं उसको थर्ड मेथड कह रहा हूँ, अदरवाइज वो सेकंड मेथड ही है। तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके इधर ले लेता हूँ। ओके, अब देखिए ये जो थर्ड मेथड है, मैंने आपको कहा था कि ये कोई अलग मेथड नहीं है, सेकंड मेथड ही है, सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें अलग तरीके से करनी है। तो स्टार्ट तो इसमें भी वही होगा। अच्छा, जब सब कुछ वही है तो मुझे अलग तरह से कैलकुलेशन करने की जरूरत क्यों लगी? मुझे मालूम है कि कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आई है, बिल्कुल इसमें प्रॉब्लम आई है, एक्चुअली नहीं आनी चाहिए। ये चीज तो आपको सीखनी ही सीखनी है कि इतने पे इतना तो उतने पे कितना, ये आपको सीखना ही है। फिर भी अगर प्रॉब्लम आई है तो उन बच्चों को इससे थोड़ा और आसानी से समझने के लिए मैं सिर्फ इस कैलकुलेशन को एक और तरीके से कर रहा हूँ, बाकी का ये मेथड वही है जो सेकंड मेथड था। तो सेकंड मेथड की तरह इसमें भी 100 रुपीज एज्यूम करके चलेंगे, सब कुछ वैसा का वैसे करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे 100 रुपीज के हिसाब से, तो वही आएगा 9/25 रुपीज। अब क्या करेंगे हम, आपने रेशियो की प्रॉब्लम्स की थी कि नहीं, कि जैसे कि मान लो जैसे ये रहा शैडो, एक पोल की शैडो है, एक पोल की शैडो की लेंथ इतनी है और एक बिल्डिंग है उसकी शैडो की लेंथ फिर कितनी होगी? पोल से बड़ी है बिल्डिंग तो शैडो भी उसी रेशियो में बड़ी होगी कि नहीं, ठीक है कि नहीं। ये मैं एक दूसरा एग्जांपल लेकर आपको इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो होता है, ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ये सब किस तरह से होता है, क्यों होता है ऐसा, तो वो क्यों का जवाब मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरह से ये रेशियो की प्रॉब्लम्स आपने की थी कि इतने लंबे बॉडी की जो शेडो थी वो इतनी थी, तो फिर उससे बड़ी बॉडी की शेडो कितनी बड़ी होगी, तो ये हम कैलकुलेट करते हैं कैसे, उसी रेशियो में बड़ी होगी ना। तो हमने ये पढ़ा था, इस तरह का फार्मूला कुछ हमने पढ़ा था, 8th में पढ़ा था या कहाँ पढ़ा था पता नहीं मुझे, पढ़ा तो होगा, 8th में पढ़ा था। तो x1/x2 इक्वल टू y1/y2, इस तरह का कुछ पढ़ा था ना। इस तरह से इसको इस तरह से लिख सकते हैं। मुझे इससे अच्छा तरीका दूसरा वाला लगता है। कौन सा दूसरा वाला, कि x1/y1 इक्वल टू
x2 अपॉन y2, ये दोनों बात एक ही है। एक ही कैसे है? एक ही ऐसे है कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम इसको इधर ले गए, उसको इधर ले गए, तो x1 ये अपॉन x2 था, y1 इधर आ गया, x2 उधर चला गया। तो यही फॉर्मूला दूसरे फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। इस तरह से कर लो चाहे इस तरह से कर लो। तो इस प्रॉब्लम में हम ये रेशियो वाला फॉर्मूला लगा देंगे। किस तरह से? कि प्रिंसिपल जो हमने एज्यूम किया था उसको डिवाइड करेंगे उस एज्यूम किए हुए प्रिंसिपल की वजह से जो इंटरेस्ट का डिफरेंस आया था। देखो किस तरह से x1 अपॉन xy क्या है, ये अलग अलग तरह की क्वांटिटी है। एक तरह की क्वांटिटी है x और दूसरी तरह की क्वांटिटी है y। तो ये जैसे कि ये सवाल था कि जो पोल की लेंथ, जो बॉडी की लेंथ थी वो x1 एंड x2 थी, ठीक है। शेडो की जो लेंथ हो गई वो हो गई y1 एंड y2। इसी तरह से एक क्वांटिटी तो x1 और x2 है और दूसरी क्वांटिटी y1 y2 है। हमारे पास एक क्वांटिटी क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट। दूसरी क्वांटिटी क्या है? दोनों तरह के इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो ये हो गया हमारा x1 100 अपॉन 100 के हिसाब से दोनों इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आया था? 9/25 इक्वल टू x2 अपॉन y2। प्रिंसिपल वही तो कैलकुलेट करना है। अब आया ये हमारा प्रिंसिपल अपॉन y2 क्या है? डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट। हमें प्रिंसिपल कौन सा कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट के इस डिफरेंस के हिसाब से। हमें प्रिंसिपल कौन सा मालूम है? इंटरेस्ट के इस डिफरेंस के हिसाब से, ठीक है। हो गया कि नहीं? ये प्रिंसिपल 1 अपॉन डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट 1 इक्वल टू प्रिंसिपल 2 अपॉन डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट 2। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो वही बन जाएगा, LHS को और RHS को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। ये हमारा बन जाएगा P इक्वल टू, लिख दो ना एक बार में, 100 इंटू 270, ये भी इधर गया, और ये नीचे का जो 25 था ये भी ऊपर गया, इंटू 25। कैलकुलेशन में मिस्टेक्स अलाउड नहीं। आगे हमारा आंसर वही, यही आ गया ना, यही आ गई ना कैलकुलेशन हमारी, ये आ गई 100 270 25, 100 270 25 अपॉन 9, ये आ गया हमारा 75,000। ये हमने एक थर्ड मेथड और पैदा कर दिया जो कि अलग मेथड नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन का तरीका अलग है। इस तरह से हम किसी भी सवाल के बाल की खाल निकालते हैं। एक सवाल को तीन तरीके से करके आप भी सीख जाएंगे बाल की खाल निकालना। रोकते हैं इस वीडियो को यहाँ पे। पूरे वीडियो में सिर्फ एक सवाल किया है, लेकिन उस सवाल की हमने ऐसी की है कि आप इस तरह की कैलकुलेशन और इस तरह के सवाल आपसे कहीं भी बच के नहीं जाएंगे। किसी भी तरह से उलट पुलट कैसे भी आ जाए, इस वीडियो को बार बार देखेंगे, समझेंगे। इस तरह के प्रॉब्लम्स में किसी भी तरह की मिस्टेक अब आपसे नहीं होगी। बस आप इसको थोड़ा सा ध्यान देके वीडियो को बार बार देख लीजिए और साथ साथ में खुद इसको सॉल्व कीजिए। अच्छा, मेथड 1 और मेथड 2 में बेसिक डिफरेंस क्या है? देखिए, मेथड 2 जो है उसमें जो प्रॉब्लम सॉल्व की गई है ये पूरी तरह से अर्थमेटिक के रूल्स के हिसाब से सॉल्व की गई है। तो ये जो कॉमर्शियल मैथमेटिक्स होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो चैप्टर है वो किसमें आया? कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में। इसका तरीका यह है कि कॉमर्शियल मैथमेटिक्स जहां तक पॉसिबल हो वो अर्थमेटिक के रूल्स से ही सॉल्व की जाती है। और हमने जो मेथड 1 निकाला उसमें हल्का सा अलजेब्रा लग गया, हल्का सा, उसमें हम P1 एज्यूम किया ना, तो हल्का सा अलजेब्रा लग गया। तो जहां तक पॉसिबल हो हम बिना अलजेब्रा के कॉमर्शियल मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हैं। यही रीजन है कि बुक में सिर्फ मेथड 2 दिया है। ओके, तो डिफरेंस समझ में आ गया और इजी भी है मेथड 2, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया दोनों मेथड्स का। और एक बात जो मैं हर बार बोलता हूँ, अक्सर बोलता हूँ कि मैथ्स अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, सिर्फ वीडियो ही शेयर नहीं करना है, ये वीडियो तो मेरा शेयर करना ही है, इसके साथ साथ नॉलेज शेयर करनी है। जब दोस्तों के साथ मिलकर आप मैथ्स की पढ़ाई करते हैं तो मैथ्स का खिलाड़ी बनना आपके लिए ईजी हो जाता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा वीडियो नंबर 11 पार्ट 6 ऑफ चैप्टर 2। जय हिंद।